हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज भट्ट और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज में। तो दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने आपको पहले थारू जनजाति पर वीडियो दी, उसके बाद हमने आपको बोक्सा जनजाति बताया, फिर हमने लास्ट वीडियो में जौनसारी जनजाति को पढ़ा था। और आज वक्त आ गया है पोस्टमार्टम करने का, किसका? उत्तराखंड का, की तीसरी और उत्तराखंड की सबसे विकसित जनजाति कौन सी? भोटिया जनजाति। कौन सी? भोटिया जनजाति। तो आइए हम पढ़ेंगे नहीं, हम करेंगे, समझेंगे कि क्या है भोटिया जनजाति, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं हैं इनके यहाँ पर। ठीक है, तो आइए देखिए, भोटिया जनजाति की अगर मैं आपको बात बोलूं, भोटिया जनजाति, तो अगर मैं आपको बोलूं थारू जनजाति उत्तराखंड के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? उत्तराखंड में थारू जनजाति किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? तो आपका आंसर होना चाहिए, देखिए मैंने एक छोटा सा मानचित्र बनाया हुआ है, व्हाइट बोर्ड जो छोटा है तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक मानचित्र बनाने की कोशिश करिए, तो आप इसमें एडजस्ट कर लेना। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के अंदर जो लास्ट तराई भाबर का क्षेत्र है, तराई भाबर का क्षेत्र, इस तराई भाबर के क्षेत्र में दो जनजातियां निवास करती हैं, और वो दो जनजातियां हैं कौन सी? थारू और बोक्सा। तो थारू और बोक्सा निवास कहां करती है? तराई भाबर के क्षेत्र में। अगर आप लोग दून के क्षेत्र में, देहरादून से आगे चले जाएंगे तो वहां पर कौन सा हो गया? इस साइड में कौन है? जौनसारी लोग हैं, इस साइड पे जौनसारी जनजाति, और इस साइड चंपावत वाले साइड में हल्का चंपावत, हल्का पिथौरागढ़ आप ले लेंगे तो आपको मिलेगी कौन सी जनजाति? राजी जनजाति। ठीक है, लेकिन अगर आप महान हिमालय में चले जाएं, यानी कि उत्तराखंड के टॉप के सीमांत के जिले उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, इन तीन जिलों में चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर अधिकांश लोग जो जनजाति देखने को मिलेगी वो होगी भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति। तो महान हिमालय में कौन सी जनजाति का वास है? भोटिया जनजाति। अब समझते हैं कि भोटिया जनजाति है क्या। देखिए, भोटिया जनजाति पूरी एक कम्युनिटी नहीं थी, पूरी एक कम्युनिटी नहीं है। जैसे कि जौनसारी है तो जौनसारी के अंदर सारे लोग जौनसारी, अगर मैं आप बोलूं थारू तो थारू में सब थारू, लेकिन भोटिया इस प्रकार से कम्युनिटी नहीं है। देखिए, ये मैंने ऊपर के तीन जिले बना रखे हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ऐसे तीन जिले हैं। ठीक है, अगर आप लोग उत्तरकाशी में जाएंगे तो वहां पर कोई भी इंसान आपको भोटिया नहीं बोलेगा, अपने आप को भोटिया नहीं बोलेगा। जाड़ गंगा नदी घाटी में रहने वाले लोग अपने आप को जाड़ कहते थे। क्या कहते थे? जाड़। अगर आप चमोली में जाएंगे तो माणा दर्रा के पास रहने वाले लोग अपने आप को मारछा कहते हैं, और धौली गंगा नदी के आसपास रहने वाले लोग अपने आप को तोरछा कहते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ में जोहारी और शोका को ही रंग भी कहते हैं। ठीक है, शोका जनजाति को ही, क्या शोका जो शाखा के लोग हैं उनको रंग भी कहते हैं। लेकिन मेन कहानी आई कि जब हमारे वहां पर एक कुमाऊं कमिश्नर कौन आया? विलियम ट्रेल जब हमारे यहाँ पर आया तो विलियम ट्रेल ने बोला कि भैया आप लोग जो हैं जाड़, मारछा, तोरछा, जोहारी, शोका, उसको बड़ी प्रॉब्लम हुई जब उसने पहली बार भूमि बंदोबस्त किया तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हर किसी का। तुम कौन सा हो? जाड़। तू कौन सा है? मारछा। तू कौन सा है? तोरछा। वो परेशान हो गया, जोहारी, शोका। उसने कहा आज के बाद, देखिए आज के बाद तुम सारे लोग क्या होंगे? ना जाड़, ना मारछा, ना तोरछा, तुम्हारे सबका नाम क्या हो गया? भोटिया। क्या होगा? भोटिया। ये नाम कैसा पड़ा सुनिए। ये उत्तराखंड अगर आप महान हिमालय पार करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? तिब्बत। ठीक है, तिब्बत। लेकिन अभी का नाम क्या है? तिब्बत। यानी कि इस साइड को क्या है? तिब्बत। इस साइड को क्या है? तिब्बत। लेकिन ये तिब्बत का वर्तमान नाम है। प्राचीन नाम तिब्बत का, पूर्व काल में तिब्बत का नाम भोट प्रांत था। भोट प्रांत। क्या था? भोट प्रांत। पूर्व काल में तिब्बत को भोट प्रांत कहते थे। इसीलिए क्या हुआ? विलियम ट्रेल ने भी बोला कि आज के बाद महान हिमालय की पट्टी में रहने वाले जो समस्त लोग हैं, ये कोई जाड़ नहीं, कोई मारछा नहीं, कोई तोरछा नहीं, सब क्या होंगे? भोटिया। सब क्या होंगे? भोटिया। इस प्रकार से इनके नाम की उत्पत्ति हुई। किसकी? भोटिया के नाम की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इससे पहले क्या था? इस बार भोट प्रांत था, तो भोट प्रांत से मिलते जुलते लोग थे तो इनका नाम क्या पड़ गया? भोटिया। क्या पड़ गया? भोटिया। तो अगर आपसे पूछेगा कि भोटिया जनजाति की कौन सी शाखा उत्तरकाशी में निवास करती है, तो कौन सी है? जाड़। कौन सी है? जाड़। और भोटिया जनजाति की कौन सी शाखा चमोली में निवास करती है? मारछा और तोरछा। मारछा और तोरछा। और कौन सी जनजाति जोहारी और पिथौरागढ़ में निवास करती है? जोहारी और शोका। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी जनजाति
सॉरी भोटिया जनजाति की कौन सी शाखा पिथौरागढ़ में चमोली में निवास करती है? ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी जोहारी, ऑप्शन सी सोका और ऑप्शन सी रोंगपा। अब ये रोंगपा कहां से आया? रोंगपा कुछ नहीं है, मारछा और तोरछा को ही क्या बोलते हैं? रोंगपा। क्या बोलते हैं? रोंगपा। ये विशेष ध्यान रखिएगा, मारछा और तोरछा को ही रोंगपा कहा जाता है। तो आप ऑप्शन डी में होगा आपका रोंगपा, तो रोंगपा को टिक करके आ जाइए। ठीक है, अब समझते हैं ये है क्या इनका नाम। देखिए, महाभारत में इन्हें तांगड़ कहा गया है। अगर मैं आपको बोलूं कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था? एक जौनसारी और दूसरा कौन सा? भोटिया। जौनसारी याद लीजिए, मैंने बताया था नेटवाण से ऊपर के क्षेत्र वालों ने कौरवों का साथ दिया और नेटवाण से नीचे के लोगों ने किसका साथ दिया? पांडवों का साथ दिया। और भोटिया लोगों ने भी किसमें? महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। और महाभारत में खुद लिखा है कि उत्तराखंड से तांगड़ लोगों ने भाग लिया था और उन्हीं तांगड़ लोगों को भोटिया कहा गया। तो प्राचीन काल में भोटियाओं का नाम क्या था? तांगड़। भोटिया नाम तो अभी विलियम ट्रेल ने दिया है ना, ठीक है, पहले क्या था? तांगड़। तो कौन सी जनजाति की चर्चा महाभारत के युद्ध में भी है? कौन सा है? भोटिया जनजाति, जिन्हें वहां पर तांगड़ कहा गया। क्या कहा गया? तांगड़। ठीक है, अगला अब समझते हैं कि किसी भी जनजाति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। अगर मैं बोलूं, आपको पता है थारू भाषा वैज्ञानिक के अनुसार मंगोल परिवार, बोक्सा मंगोल, जौनसारी मंगोल, तो ये भी क्या है? हिमालयी राज्य। तो और भी महान हिमालय में रहते हैं, सबसे टॉप पर रहते हैं महान हिमालय, तो ऑब्वियस सी बात है मंगोल होंगे। तो ये भी क्या है? मंगोल परिवार से बिलोंग करते हैं। कौन से? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति कहां से बिलोंग करती है? भाषा वैज्ञानिक के अनुसार मंगोल परिवार। अगला, अगर आप इनकी पौराणिक गाथाओं की बात करें, इनसे पूछे कि आप लोग कहां के हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं पता है? ये लोग बोलते हैं कि हम राजा जनक के वंशज हैं। राजा जनक के वंशज है, यानी कि सीता मैया के जो पापा थे, माता सीता के जो पिताजी थे जनक, उस जनक महाराजा जनक के वंशज अपने आप को मानते हैं। ठीक है, आइए एक पॉइंट मैंने और लिखा है, मारछा प्लस तोरछा बराबर रोंगपा, यानी कि ये मारछा और तोरछा को क्या बोलते हैं? रोंगपा कहा जाता है। अब एक चीज बताइए, अगर मैं आपको बोलूं ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी में इतना डिफरेंस है ना, इनको भोटिया नाम दिया भी। अगर आप लोग जाड़ में जाएंगे, जाड़ का कल्चर शोका के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल मैच करता ही नहीं है। शोका वाला कंडाली उत्सव मनाता है, कंडाली उत्सव, ये कंडाली उत्सव जानता ही नहीं है। जाड़ वाले लोग कंडाली उत्सव जानते ही नहीं है। समझ में आ गया? ये एक कम्युनिटी के लोग नहीं है, ये अलग अलग कम्युनिटी है, लेकिन सबको मिला के क्या बना दिया? एक भोटिया बना दिया। एक क्या बना दिया? भोटिया जनजाति बना दिया, विलियम ट्रेल ने। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनिए कहानी आगे की। देखिए, अगर मैं बोलूं कि मारछा लोग कौन सी भाषा बोलते होंगे? जैसे कुमाऊनी लोग कुमाऊनी, गढ़वाली, तो मारछा मारछी, तोरछा तोरछी, मारछा मारछी, तोरछा तोरछी, जोहारी भाषा बोलते हैं। लेकिन चेंज कहां पर होता है? जाड़ और शोका की भाषा। जो शोका शाखा के लोग हैं, वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? रंडकस। कौन सा बोलते हैं? रंगकस भाषा बोलते हैं। और जाड़ शाखा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? वो बोलते हैं बुसहर भाषा। कौन सा? बुसहर भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं भाषा कि कौन कौन सी भाषा वो लोग बोलते हैं। अब समझते हैं कि इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार से चलता है और कौन कौन सी इनके यहाँ पर प्रथाएं चलती हैं। देखिए, इनके यहां पर अगर हम सामाजिक प्रथाएं की बात करें तो इनका जो समाज होगा कैसा है? पितृसत्तात्मक। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है कि उत्तराखंड के अंदर 5 जनजातियों में से केवल थारू जनजाति का समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक, बाकी सबका पितृसत्तात्मक। ठीक है, तो इनका भी समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। अब एक चीज बताइए, किसी भी इंसान को जीने के लिए क्या करना है? कुछ ना कुछ तो काम करना ही है। तो कोई किसी खेती कर लेता है, कोई व्यापार करता है, तो कोई मांग के खा रहा है, अपना जीवन यापन कैसे भी कर रहा है, लेकिन कर रहा है। तो थारू जनजाति में मुख्य व्यवसाय, इनका जीवन यापन, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? व्यापार। वो क्या है? व्यापार। इनकी जो कम्युनिटी है, इनकी जो इनका जो समाज है, उस समाज में किसी भी लड़के को अपनी लाइफ में एक बार तो व्यापार करने के लिए जरूर जाना पड़ता था। और व्यापार करने के लिए आप कहाँ हो? उत्तरकाशी चमोली, तो ये नहीं कि आप हल्द्वानी को आ जाओ या आप देहरादून में चले जाओ।
व्यापार करने के लिए आपको मुख्यतः कहां जाना पड़ता था? तिब्बत। तो इनका व्यापार कहां चलता था? तिब्बत के साथ, यानी कि विदेश में। अभी तो हमारे विदेशी है ना, तो विदेश में जाके, तिब्बत में जाके ये लोग व्यापार करते थे। अब एक चीज बताइए, अगर आप तिब्बत में व्यापार करने गए, मैंने तुमको बोला, और मुख्यतः देखिए व्यापार करने तो जाते थे, पर लेकिन मेन कहानी क्या है कि व्यापार करे किसका? हमारे यहाँ पर तो देखो, ये लोग तो क्या है, खेती बाड़ी, आप गेहूं ले जाओ, चावल ले जाओ, एक बकरी ले जाओ, भेड़ लेके जाओ कि हाँ मैं इसको बेचूंगा। लेकिन तिब्बत में क्या होता है, वहां पर ये चीजें होती नहीं है। वहां पर खनिज संपदा मिलती है आपको, वहां सोना, चांदी, हीरा, पीतल, ये आपको मिलता है। तो हमारा वहां का आदमी क्या बेचेगा? ये चीजें बेचेगा, और वहां का आदमी वो चीजें बेचेगा। अब मेन कारण ये है कि अगर देखिए, ये इंडिया के लोग हैं और तिब्बत में लोग, उनको बोलते हैं हुंडिया। तिब्बत में रहने वाले लोगों को बोलते थे हुंडिया, और ये क्या है? भोटिया। भोटिया और हुंडिया, भोटिया और हुंडिया जब आपस में व्यापार करेंगे, हमारे यहाँ का आदमी वहां व्यापार करने के लिए गया वहां के मार्केट में, तो भाषा किसका इस्तेमाल करे? क्योंकि उनकी भाषा अलग, हमारी अलग। अगर मैं तुमको बोलूं मैं 5 किलो गेहूं लेके मैं गया कहां? तमिलनाडु बेचने के लिए। अब मैं वहां जाके बोल रहा हूं भाई जी 5 किलो आटा है, लेगा? क्या समझेगा? उनके वहां भाई जी बोलते होंगे, वो अलग ही बोलेगा, इकड़े पाकड़े तोड़ तीन ता पड़ता। क्या समझ में आया मुझे? अब मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा? इशारे, भाई जी 5 किलो 5 आटा खाएगा? तो बोलेगा हाँ समझ गया। तो उसी प्रकार से जब भोटिया लोग चाहे वो जाड़ हो, चाहे वो मारछा, तोड़छा, जोहारी, शोका, जब व्यापार करने के लिए तिब्बत के देश में जाते थे, तो वहां पर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे, यानी कि संकेत देते थे। मेरे पास क्या है? गेहूं, एक दाना निकाले, गेहूं है, गेहूं चाहिए, बस। और दूसरी बात, अगर आप व्यापार करते हैं, आपने व्यापार में, मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए व्यापार के लिए यह सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो कौन सी कम्युनिटी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल व्यापार के लिए करती है? भोटिया जनजाति, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, अगर आप वहां पर गए तो उस टाइम पर ऐसा तो है नहीं कि भैया पैसे दे दो, पैसे में व्यापार होगा। उस टाइम पर वस्तु विनिमय चल रहा, यानी कि वस्तु विनिमय का ट्रेड, यानी कि एक के बदले सामान के बदले सामान। 5 किलो गेहूं दिया तो उसके बदले में कुछ और दे देगा वहां से। 5 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो सोना तुम्हें मिलेगा, मतलब कुछ हल्का फुल्का सोना दे देगा, ले भाई पकड़। अब एक चीज बताइए, जब वो मेरे को सोना देगा तो क्या गारंटी है कि वो सोना शुद्ध होगा? क्या गारंटी है कि वो सोना शुद्ध हो? मैंने तो उसको मैंने क्या किया? बकरी दी उसको, भेड़ दिया, और उसने मेरे को भेड़ के बदले सोना दिया। अब ऐसा तो है ना कि मैं जब भेड़ दूंगा तो उसमें गद्दारी करूंगा कि भेड़ की खाल निकाल के अंदर से सुअर निकल गया, तो भेड़ ही होगा वो। लेकिन क्या गारंटी है कि वो सोना देगा और वो सोना शुद्ध ना हो, शुद्ध हो? मैं वहां से घर आया, और घर आने के बाद मेरी बीबी ने मारा मेरे को 4 थप्पड़ बेलन से ही कि गधे 5-6 साल लगा दे व्यापार करने में, और क्या ले आया है? नकली सोना। क्या करूं मैं इसका? तेरा सर फोड़ूं? अब जाऊं दोबारा वहां तिब्बत? कौन जानता है मेरे को वहां पराये देश में? वहीं पर मार के कचमुनी खा लेंगे, मेरे शिकार खा देंगे मेरा। इसीलिए क्या है ना, व्यापार करने जब इंसान जाता है तो यकीन करने के लिए कुछ व्यापारिक प्रथाएं चलती हैं, व्यापारिक प्रथाएं, और उन्हीं को हमको पढ़ना है। देखिए क्या लिखा है? व्यापारिक प्रथाएं। अगर आप लोग व्यापार करने गए, तिब्बत गए, तो आपको सबसे पहले आपने बाजार लगाना है। बाजार के बाद आपने जो सामान रखा है, आपने 5 किलो गेहूं रखा है, तो उसको ढक देना है। कोई इंसान आएगा वहां का भाषा, वो आके बोलेगा, आप लैंग्वेज में बोला सांकेतिक भाषा, यानी संकेत देगा, ए क्या है? मैं उसको हटाऊंगा, बोलूंगा गेहूं है, आपको ढक दूंगा। बोला ठीक है, मेरे को गेहूं, को बोलेगा हाँ चाहिए, मेरे को चाहिए, ठीक है आजा ले ले, दे दूंगा उसको। नहीं, भरोसा कैसे हो? तो भरोसा कैसे होगा? देखिए सबसे पहले व्यापारिक प्रथा होती है सरछू मलछू प्रथा आपको अपनानी पड़ेगी। आपको क्या करना है? एक गिलास लेना है, एक गिलास में थोड़ा सा दारू लेनी है, गिलास में दारू डाला, एक घूंट तुम मारोगे और एक घूंट वो मारेगा। आप अपने गांव में, अगर आपके गांव में कोई झांझी होगा, यानी कि दारू पीने वाला इंसान होगा ना, तो उससे पूछना, कभी भी वो इंसान झूठी दारू नहीं पीता। एक ही बर्तन में चिकन खा लेगा, लेकिन बोलेगा ना झूठी दारू नहीं पीते, झूठी दारू नहीं पीते, एक गिलास दारू पिएगा नहीं। अगर पी दिया तो वो किसका है? दोस्ती का संकेत है। तो यहां पर जब भोटिया मैं क्या किया? तिब्बत में व्यापार करने गया, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले यकीन करने के लिए मैंने क्या किया? छड़छू मलछू, मतलब झूठी शराब में मैंने पी एक घूंट और एक घूंट उसने पी ली, यानी कि ये इंसान क्या है? भरोसेमंद है। अब व्यापार आगे बढ़ेगा। और जो दारू पीने की जो प्रथा है उसको बोलते हैं क्या? सरछू मलछू। तो आप लिख लेना कि व्यापार करते समय जब मद्यपान किया जाता है, मद्यपान दोनों आपस में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सरछू मलछू। ये क्या है? व्यापारिक प्रथा। अगला है कूड़ाखार प्रथा। दारू पीने से ही क्या हो? व्यापार हो जाए, तो यहाँ इतने में भरोसा नहीं कर सकता, इतने में तो कोई भी पी देगा दारू।
जब इंसान को फायदा चाहिए तो दारू क्या हो तो कुछ जहर भी जूठा खा लेगा, बोला जहर भी जूठा दे दे मेरे को। तब क्या होता है ना, हमारे यहाँ का लोग और वहां के लोग अपने अपने यहाँ के भगवान की मूर्ति हो या कोई धर्म की किताब हो, हमारा जैसे गीता है ना, मैं अपने सर पे गीता रखूंगा और कसम खाऊंगा कि भाई जी मैं जो भी व्यापार कर रहा हूँ वो सही है। तो जो सर पे किताब रखते हैं ना, किताब, उस किताब को या भगवान की मूर्ति रखेंगे सर पे और उसको बोलते हैं कूणाखार प्रथा, ठीक है। और उसके बाद जो कसम खाएंगे कि भाई जी मैं जो भी व्यापार कर रहा हूँ वो शुद्ध, स्पष्ट और साफ सुथरा व्यापार कर रहा हूं, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा। और जो कसम खाते हैं उस कसम को बोलते हैं डालिम ढाडिम, क्या बोलते हैं, डालिम ढाडिम प्रथा। डालिम ढाडिम प्रथा क्या है, तो डालिम ढाडिम प्रथा क्या है, भोटिया जनजाति में व्यापार करते समय जो कसम खाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, डालिम ढाडिम प्रथा कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, डालिम ढाडिम भी होगी। कूणाखार क्या है, जब सर पर भगवान की मूर्ति रखते हैं उसको बोलते हैं कूणाखार प्रथा, ठीक है। सरचू मचू दारू जब हमने जूठी दारू पी ली। सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है गमगिया। ये क्या है, गमगिया प्रथा। ये क्या है सुनिए। अब लास्ट क्या है, आदमी दोनों जो व्यापार कर रहे हैं ना, हम दोनों, मैं एक पत्थर लाऊंगा और उस पत्थर को जोर से फेंकूंगा नीचे, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और 2 टुकड़े होने के बाद मान के चलो ये पत्थर है, ये पत्थर, और मैंने मारा और 2 टुकड़े हो गए, तो एक टुकड़े में मैं लिखूंगा क्या, मनोज, क्या लिखूंगा, मनोज। और दूसरा वाला टुकड़ा जो वहां का आदमी होगा, मान के चलो उसका नाम था क्या, विनोद, मैं लिखूंगा विनोद। एक टुकड़ा मैं उसको दूंगा और एक टुकड़ा अपने पास रखूंगा, एक टुकड़ा उसके पास और एक टुकड़ा अपने पास, ताकि यदि मैं घर चले जाऊं और सामान सोना अशुद्ध निकले तो दोबारा आऊंगा मैं व्यापार करने के लिए और देखूंगा कि भैया कौन सा पत्थर मैच करता है। यानी कि ये मुख्य था ना, जो ये गमगिया है। गमगिया क्या है, पत्थर को तोड़ते हैं, एक टुकड़ा वो रखेगा, एक टुकड़ा मैं रखूंगा, एक टुकड़ा वो, एक टुकड़ा मैं, और उसमें दोनों का नाम रखा होगा, ठीक है। और अगर बाई चांस अगली बार व्यापार करने आऊंगा तो मैं ऐसे पूरा स्टार्टिंग से सरचू मचू झूठी शराब पीऊंगा या कूणाखार करूंगा या क्या करूंगा, डालिम ढालिम कसम खाऊंगा, भगवान की फोटो सर पर रख के, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, पत्थर मिलाऊंगा। भाई जी अपना पत्थर दिखाना, बड़ा पत्थर होगा, हर किसी के पास पत्थर होगा, वो पत्थर देगा और मैं दोनों को मिलाऊंगा। मान के चलो ये एक पत्थर उसका, एक पत्थर मेरा, तो मैं इसको मिलाऊंगा दोनों को तक, भाई जी मिल गया। यानी कि तू वही है जिसने पिछली बार मेरे साथ व्यापार किया था और तूने मेरे से झूठ नहीं बोली थी, सब कुछ सच किया, तो आजा भाई हम दोनों दोबारा व्यापार करते हैं। तो ये क्या होता है, गमगिया। कौन सा है, गमगिया। तो गमगिया क्या है, आपको क्वेश्चन पूछेगा गमगिया क्या है, विवाह का एक प्रकार, पंचायत का एक प्रकार, या क्या कोई सामाजिक प्रथा या व्यापारिक प्रथा। तो कौन सी है, ऑप्शन डी व्यापारिक प्रथा। गमगिया क्या है, भोटिया जनजाति में एक व्यापारिक प्रथा है। तो ये क्या है, इनकी यहाँ पर व्यापारिक प्रथा। लेकिन मेन कहानी क्या है ना, इतनी बड़ी व्यापारिक प्रथा होने के दौरान आदमी को कम से कम 7 या 8 साल लग जाते हैं। वहां के लोग 7-8 साल तक व्यापार करते हैं। और व्यापार करने अगर कोई इंसान जाएगा तो उसको इतनी सारी करनी है, क्या करना है, पहले सरचू मंचू करना है, फिर कूणाखार करना है, फिर उसको डालिम ढाडिम करना है, फिर उसको गमगिया। दारू पीनी है, सरचू मंचू, सर पे फोटो रखनी है, भगवान रखना है, कूणाखार, कसम खानी है, डालिम ढाडिम। और गमगिया क्या है, गमगिया क्या है, जब पत्थर को तोड़ के दिया जाए। देखो पत्थर जो तोड़ता है ना, उसका एक फायदा भी होता है। मान के चलो मैं गया, मेरे पापा आए थे बहुत साल पहले वापस व्यापार करके, तो मैं जब मेरी बारी आई ना व्यापार करने की, एक बार सबको जाना है, जब मैं व्यापार करने जाऊंगा तो मेरे पापा बोलेंगे भाई रुक बेटा रुक, एक काम कर ये पत्थर ले जा। वहां जाके दोबारा दारू पीना, सर पे कसम रख के, आपको मैंने 2 सेकंड में बताया ना चीजें, 3-4 दिन लग जाते हैं इतने करने में, यकीन करने में। तो मेरे पापा ने मेरे को पत्थर दिया, बोला भाई ये पत्थर जहां से मैच करेगा ना वो इंसान भरोसेमंद होगा। उसके साथ मैंने व्यापार किया था और सब कुछ सही किया था उसने। और मैं जब गया ना वहां पर, तो मैं पत्थर दिया पापा ने, मैंने वहां जाके मैच किया, एक इंसान के साथ मैच हो गया। मैंने कहा अंकल आप वही हो ना, मेरे पापा आए थे, हाँ बेटा वही हूँ मैं। तो आप अंकल दे दो, अब मैं उसके साथ व्यापार कर लूंगा, पूरा दारू पीऊंगा, कसम खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। इसीलिए गमगिया प्रथा को रखा जाता है। तो ये क्या है, व्यापारिक प्रथा। अब समझिए बात क्या है, अब समझते हैं इनके विवाह किस प्रकार से होते हैं। भोटिया जनजाति में विवाह किस प्रकार से होता है। देखिए इनके यहां पर जो विवाह है ना, विवाह के भी 2 प्रकार है, एक है तत्सत और दूसरा है दमोला। तत्सत विवाह नॉर्मल शादी हुई, आपने पहले कुंडली मिलाई, टिपड़ा मिला आपका, उसके बाद आपने एंगेजमेंट करी, एंगेजमेंट के बाद शादी हुई, बच्चे हुए, तो नॉर्मली तत्सत नॉर्मल है। दमोला विवाह बड़ा इंटरेस्टिंग है। दमोला विवाह क्या होता है, दमोला विवाह मान के चलो, देखिए मैंने आपको बताया व्यापार करने जाना होता है लाइफ में एक बार। अगर क्या है कोई इंसान 40 साल में व्यापार करने गया तो शादी हो गया उसका,
तो 8 साल बाद आई, 10 साल, 8-10 साल लग जाते हैं व्यापार करने में। 10 साल बाद आया तो 50 साल में आएगा वो व्यापार करके। अगर कोई लड़का है 30 साल में शादी करके चला गया। मेन प्रॉब्लम किसकी है? जो लड़का 24 साल का, 18 साल में कोई लड़का व्यापार करने गया तो 10 साल लग जाएंगे, तो कितना 28 साल में आ जाएगा, शादी के टाइम पे आ जाएगा। कोई लड़का 24 साल का है, मैं हूं मान के 24 साल का, और मैं व्यापार करने चला गया, मैं कितने साल बाद? 10 साल बाद आऊंगा। 34 साल में कौन दे रहा मेरे को लड़की? ना घर का ना घाट का, ना सर पे बाल होंगे, पेट होगा 45 डिग्री आगे, कौन दे रहा मेरे को लड़की 34 साल में? इसीलिए क्या होता है ना, इसीलिए जब कोई इंसान व्यापार करने जाता है, यानी कि मैं और मेरे पापा व्यापार करने के लिए चले गए, मेरी माँ घर में अकेली है और 6-7 साल हो गए माँ अकेली है, तो मेरी माँ क्या करेगी? किसी किसी लड़की के घर जाएगी और उसे घर लड़की मांग लेगी, रिश्ता मांग लेगी, और रिश्ता मांगने के बाद सब कुछ फिक्स हो गया, तब मेरी माँ घर में आके पूरे गांव को न्योता देगी, और गांव में न्योता देने के बाद एक बारात आएगी, बारात जाएगी। मैं नहीं हूं बिना दूल्हे के, ऐसी बारात जिसमें दूल्हा होगा ही नहीं। कौन सा? दमोला। दूल्हा है ही नहीं भाई साहब उसमें, ना मैं हूं ना मेरे पापा है। मेरी माँ ने पूरे गांव को इन्वाइट किया और चलेगी बारात लेके, और वहां जाने के बाद क्या होगा? दुल्हन को लेके वापस आ जाएगी। तो इसी विवाह को बोलते हैं कौन सा? दमोला विवाह। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा व्यापार करने के लिए तिब्बत, वो अभी आया नहीं है 8 साल से। 8 साल बाद आएगा तो 35 साल का हो जाएगा, तो क्या करना उसको? कौन देगा लड़की? इसलिए माँ क्या करती है? पहले ही विवाह कर लेती है। तो कौन सी जनजाति में बिना दूल्हे के शादी होती है? भोटिया। और उस विवाह को क्या बोलते हैं? दमोला विवाह। दमोला विवाह। लेकिन सोचो, अगर आपके गांव में कोई शादी होती है ना, कोई शादी होती है, तो आप क्यों जाते हो वहां पर? मेन आकर्षण का केंद्र क्या है? या तो दुल्हन या तो दूल्हा। और ये तो ऐसी शादी है जिसमें दूल्हा है नहीं, तो किसको देखने जाओगे वहां पर? किसको देखने जाओगे? किसको? खाली खाया और वापस आ गया? नहीं। जिस टाइम पर वहां पर आप बारात जाएंगे, तो जितने भी बाराती हैं, तो गढ़वाली के कुमाऊनी में तो उनको बाराती बोलते हैं, लेकिन गढ़वाली के रीजन में जो है ना, उनको बोलते हैं क्या? पौड़ा। क्या बोलते हैं? पौड़ा। तो जितने भी पौड़ा आए होंगे ना, जितने भी बाराती पौड़ा आए होंगे, सब डांस करेंगे, सब रात भर डांस करेंगे, और उसी को बोलते हैं पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य। दूल्हा तो है नहीं, तो सब डांस करेंगे, उन्हीं में सब उन्हीं को देखेंगे आप। दूल्हा होता तो दूल्हा को देखते, दूल्हा तो बेचारा व्यापार कर रहा है वहां तिब्बत में। दमोला विवाह तो कौन सा होता है? दमोला। तो कौन से व्यापार, कौन सी शादी में पौड़ा यानी कि बाराती नृत्य करते हैं? पौड़ा नृत्य होता है, कौन सा है? दमोला विवाह। कौन सा? दमोला विवाह में भोटिया जनजाति में पौड़ा नृत्य किया जाता है, रात भर चलता है ये। समझ में आ गई? तो ये कहते हैं इनके विवाह के प्रकार थे, विवाह के प्रकार। अगर बाई चांस कोई लड़का है, मान के लो मैं जा रहा हूँ 24 साल की आयु में, मैं जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए, तो मैं अपनी मम्मी को बोलूंगा, मम्मी 10 साल लग जाएंगे यार, मैं शादी कर रहा हूँ। अचानक से कहां मिलेगी लड़की? तब एक प्रथा होती है रंग भंग। रंग भंग, ठीक है। रंग भंग क्या होते हैं? एक युवा आवासीय गृह, यानी कि क्या होता है ना, घर से कुछ दूर में, बहुत दूर में एक बहुत बड़ा एरिया होता है, वहां पर घर बनाए होंगे, वहां कुछ लड़कियां भी आई होंगी और कुछ लड़के जाएंगे, और जो वो लड़का और लड़की एक दूसरे को चूज कर लेंगे कि भैया हाँ ये लड़की पसंद आ गई, उसको भी मैं पसंद आना चाहिए, यानी कि मैं सीधे कैटरीना कैफ को पकड़ लूं और कैटरीना कैफ मेरे को देख भी दी और चल मेरे घर अभी शादी करने के लिए, रंग भंग हो गया हमारा। अरे नहीं बाबू, दोनों को क्या, दोनों को राजी होने चाहिए। तो वो क्या होता है? युवा आवासीय गृह। रंगभंग क्या है? क्या है रंगभंग? भोटिया जनजाति में युवा आवासीय गृह है, जहां पर दूल्हा और दुल्हन या लड़का लड़की आपस में क्या करते हैं? शादी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रंगभंग। ठीक है। लेकिन मेन कहानी क्या है ना, ये तो आपको मैंने विवाह बता दिया, तत्सत नॉर्मली दमोला बिना दूल्हे की शादी, जहां पर क्या होता है? पौड़ा नृत्य होता है, पौड़ा नृत्य करते हैं, ठीक है, रात भर। अब फिर कौन सा? रंगभंग, युवा आवासीय गृह, युवा आवासीय गृह, ठीक है। अब मैंने समझिए होता क्या है। थारू भोटिया जनजाति जो है ना, ये महान हिमालय में रहती है, और आपको पता होना चाहिए कि महान हिमालय में क्या बर्फ पड़ती है, तो आप ठंडी के दिनों में वहां रह नहीं सकते, और गर्मी के दिनों में आप तो रह लोगे। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ठंड के दिनों में नीचे आ जाते हैं, यानी कि कहाँ को? ठंड के दिनों में थोड़ा सा महान हिमालय से नीचे के क्षेत्र में आ जाएंगे। यानी कि कोई महान हिमालय कहाँ पर? मसूरी में है, तो ठंड के दिनों में क्या करेगा? देहरादून के एरिया में आ जाएगा। नैनीताल में है तो ठंड के दिनों में सोचा हल्द्वानी को चले जाओ यार, थोड़ा गर्मी होगी। और जैसे ही गर्मी आई तो हल्द्वानी और देहरादून में पता है कितनी भयंकर गर्मी होती है, देहरादून वाला मसूरी की साइड चले जाएगा, मसूरी की साइड, और हल्द्वानी वाला नैनीताल चले जाएगा, उसका घर वहां भी तो है। तो ये ऐसी जनजाति है, भोटिया जनजाति ऐसी है जो ऋतु प्रवास करती है, यानी कि ऋतु के हिसाब से अपना निवास चेंज करती है। एक साल में 2 बार ये अपना आवास चेंज करते हैं। गर्मी के दिनों में चले जाएंगे कहां? पहाड़ों में, ऊपर महान हिमालय में, और ठंड के दिनों में नीचे आ जाएंगे जहां गर्मी होती है। समझ में आ गया? तो कौन सी जनजाति
कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? भोटिया जनजाति, यानी कि अर्ध घुमंतु है ये, अर्ध घुमंतु। तो एक पॉइंट और लिखना, ये क्या है? अर्ध घुमंतु। यहां पर लिख देता हूं, अर्ध घुमंतु। अर्ध घुमंतु जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति कैसी है? अर्ध घुमंतु। साल में 2 बार ऋतु प्रवास, हालांकि साल में कितनी ऋतु होती है? 3, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और मानसून, लेकिन 2 ही बार करते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है, गर्मी के दिनों में नीचे आ गए और ठंडी के दिनों में, ठंडी के दिनों में नीचे और गर्मी के दिनों में ऊपर चले गए, ऋतु प्रवास। लेकिन इन्हीं में से जो मैंने आपको 5 शाखाएं बताई थी ना, जाड़, मारछा, तोरछा, जोहारी, शोका, इनमें जोहारी ऐसे लोग हैं, जोहारी जो साल में 3 बार घर चेंज करते हैं, 3 बार घर चेंज करते हैं। तो याद रखिएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा कि जोहारी जो जनजाति है, जोहारी जो शाखा है, वो साल में 3 बार ऋतु प्रवास करती है, बाकी सब लोग 2 बार घर चेंज करते हैं। और गर्मी के दिन में एक पॉइंट और, गर्मी के दिन में जो लोग, जो ये लोग जो गर्मी में जब घर चेंज करते हैं ना, तो गर्मी के निवास को बोलते हैं मैत। क्या बोलते हैं? मैत। तो मैत क्या है? मैत क्वेश्चन पूछेगा, मैत क्या है? तो क्या है? भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास। क्या है? मैत। दूसरा पूछेगा, देखो गर्मी के दिनों में मैत चले जाएंगे, और जाड़ों के दिन में यानी कि शीतकाल में कहा जाएंगे गुंडा या मुंसा। गुंडा या मुंसा। तो शीतकालीन निवास को क्या बोलते हैं? गुंडा या मुंसा। और ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है। किसमें? भोटिया जनजाति में। तो कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? भोटिया। कितने साल में कितने बार? 2 बार ऋतु प्रवास करती है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ठीक है, लेकिन इसमें एक शाखा कौन सी है? जोहारी। कौन से वाले? जो कहा रहते हैं पिछवाड़गढ़ वाले, वो एक साल में 3 बार क्या करते हैं? घर चेंज करते हैं अपना, 3 बार घर चेंज करते हैं। ग्रीष्मकालीन घर को क्या बोलते हैं? मैत। और शीतकालीन घर को गुंडा या मुंसा कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट और यहां पर समझने वाली बात है, उत्तराखंड में ऐसा ही अर्ध घुमंतु यानी कि ऋतु प्रवास वगैरह, अर्ध घुमंतु मतलब घूमते रहते थे। उत्तराखंड में एक वंश आया बहुत पहले, कोल के बाद किरात वंश, और ये किरात वंश के लोग भी क्या करते थे? घूमते रहते थे, अर्ध घुमंतु थे। इसीलिए भोटिया भी तो घूम रहे हैं, तो इसीलिए किरातों का वंशज भी किसको मानते हैं? भोटियाओं को मानते हैं। तो एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि किरातों का वंशज किसको मानते हैं? भोटिया। लिख लेना, भोटिया को किरातों का वंशज भी मानते हैं। तो इस पॉइंट को आप लिख लेना। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या था इसमें? वो भी तो घूम रहे हैं और ये भी घूम रहे हैं, यानी कि परिवार से रिलेट करते हैं, समझे? इसलिए क्या है? किरात वंश का वंशज भोटिया को मानते हैं, या भोटिया क्या है? किरात वंश से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। देखिए लास्ट पॉइंट समझिए इसमें। देखिए अगर मैं आपको बोलूं उत्तराखंड में जो आदमी किरात बहुत पुराने हैं, किरात से बिलोंग करते हैं ये लोग, तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी होगी? भोटिया जनजाति। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति। और दूसरा पॉइंट बात समझना यहाँ पर, देखिए अगर मैं आपको बोलूं, ये मैंने उत्तराखंड का मानचित्र छोटा सा और बना दिया, तो ये लोग कहां पर रहते हैं? भोटिया जनजाति महान हिमालय में। और महान हिमालय क्या है? उत्तराखंड का सबसे ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर का भाग, यानी कि सबसे ऊपर सरताज की तरफ, ताज है ना, ताज। महान हिमालय क्या है? ताज। तो इसीलिए महान हिमालय में जनजातियों का सरताज किसे कहा जाता है? भोटियाओं को कहा जाता है। तो महान हिमालय में जनजातियों का सरताज कौन सी जनजाति को कहा जाता है? भोटिया जनजाति को कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको इनके प्रमुख उत्सव और इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।